यस, गुड आफ्टरनून। ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो। इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड होकर मिल जाएंगे आपको। पंकज सर भेजे, कब भेजे, आपको मिले नहीं मिले, आप ये स्कैन कर लो, आपको आपके मोबाइल में नोट्स मिल जाएंगे। जस्ट डाउनलोड इट। नई चीज है, अरे ऐसी चीजें लाता हूं मैं। टेक्नोलॉजी के दौर में कहा पंकज सर भूल जाए, फिर भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे हैं। इतनी देर थोड़ी लगती है। हो गया क्या? चलिए, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेलिटी अब चालू करते हैं। फॉर्मली अब सब्जेक्ट स्टार्ट है। पहला चैप्टर तो नॉमिनल था कि कैसे डिसाइड करें विच ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर फॉर मी। फाइनली अब ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कैसे होती हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एलएलपी, एचयूएफ। बट हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। आप जान रहे हो किसकी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, तो हम कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। नहीं बेटा, ये तो जब तक आपको नोट्स नहीं मिल जाते एकेडमी से तब तक एटलीस्ट आपके पास चैप्टर वाइज नोट्स हों पीडीएफ में। आपको बकायदा पूरी बुक मिलेगी एक साथ। लास्ट बैच में फिर भी मुझे चैप्टर वाइज नोट्स देने पड़े क्योंकि सिलेबस नया नया आया था। अब तो पूरी बुक रेडी है, आपको डायरेक्टली बुक मिल जाएगी पूरे सब्जेक्ट की, डोंट वरी। तो ये वाला टाइम पास जो पहले यहां किया हुआ है ये तो आप श्रेयान सर के साथ कर लेना, ठीक। प्राइवेट, पब्लिक, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट में भी फिर 1 पर्सन, स्मॉल और नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, ये और वैसे भी डबल ईटी में सब पढ़ते ही हैं। हम डायरेक्टली आते हैं प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करें। ये वाला पेज भी चूंकि नोट्स हैं, फॉर्मेलिटी है थोड़ी बहुत, तो देना पड़ता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है और अगेन मैं इसको पढ़ाना नहीं चाहता। ये टाइम पास, अगेन पहली बात तो टाइम पास क्या है, डबल ईटी में सब पढ़ चुके हो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या। और फिर भी ये टाइम पास आपको करना है कंपनीज एक्ट में श्रेयान सर के साथ करना, मैं नहीं करूंगा। जिसको ये भी नहीं पता प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वो एग्जीक्यूटिव में क्या ही कर रहा है वो जाने। भगवान भरोसे यहां तक आए हो तो भरोसा रखो भगवान पे, हो सकता है एग्जीक्यूटिव पास करवाते हैं। मैं टाइम पास कभी भी एग्जीक्यूटिव में नहीं करवाऊंगा ऐसे टाइम पास। उसके बाद स्मॉल कंपनी लिखा हुआ है, अच्छे से जानते हो 40 करोड़ का टर्नओवर, 4 करोड़ तक की कैपिटल तक कंपनी क्या रहती है, स्मॉल। पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। और 2015 में अमेंडमेंट आया था, उसके बाद प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए मिनिमम पेडअप कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या कर चुके हैं, खत्म है ना। आज की डेट में प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है नहीं, पब्लिक के लिए कुछ मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है, नथिंग। अब बिल्कुल डेमो चल रहे हैं, मुझे भी पता है, मुझे आपका दिल जीतना हो तो बहुत बढ़िया, मैं भी आपको ये प्राइवेट पब्लिक स्मॉल समझाने स्टार्ट करता हूं, 2 दिन इसमें निकाल सकता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिलीव मी मुझे मेरा टाइम लगता है, इसलिए ऐसा कोई टाइम पास ना मैं अभी करवाऊंगा ना डेमो के बाद करवाऊंगा। डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं जो एग्जाम में आना है। समझाऊंगा जहां समझाने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता किसी को एग्जीक्यूटिव में आके प्राइवेट और पब्लिक समझाना चाहिए। डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं और आपको नाम दिख गया होगा टॉपिक का, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। आप देखो सब्जेक्ट यही है ना। क्या डिस्कस किया था मैंने फर्स्ट डे, सब्जेक्ट में क्या पढ़ाएंगे, अलग अलग एंटिटीज कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो स्टार्ट ही यहीं से कर रहे हैं, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी।
चलिए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस, वैसे थोड़ी बहुत ये प्रोसेस आपने डबल ईटी में पढ़ी हुई होती है, एटलीस्ट वो स्पाइस नाम तो आप देख ही लेते हो, स्पाइस प्लस। बट अब टॉपिक डिटेल में होगा यहां। सबसे पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे और फिर इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस, ये देखो स्टेप 1 2 3 यहां से स्टार्ट करेंगे। बट पहले कुछ चीजें बेसिक डिस्कस करते हैं। 2020 से कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आया। 2020 के पहले तक, इस रूल के पहले तक, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में डॉक्यूमेंट तो वही लगते थे, लेकिन फॉर्म्स बहुत सारे लगते थे। पहले नेम रिजर्वेशन के लिए अलग फॉर्म भरो, नाम के लिए फॉर्म अलग, फिर इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म अलग, डायरेक्टर्स के लिए फॉर्म अलग, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए फॉर्म अलग, एमओए के लिए फॉर्म अलग। हम कॉन्सेप्ट लाए 2020 में। क्या कॉन्सेप्ट लाए? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाए, सिंगल विंडो फॉर्म। मतलब बताओ क्या? कोई फॉर्म अलग अलग नहीं जाएंगे, अब एक ही फॉर्म फाइल करना है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। और उस फॉर्म का नाम क्या रखा? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा। मतलब वो इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म को भी और सिंप्लीफाई किया, तो नाम रखा सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। और दिस वाज द फुल फॉर्म ऑफ स्पाइस। ये रखी हमने, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा। ऐसे कोई लिखो मत इसको, ये सब यहां लिखा हुआ है, मैंने भी यहीं से पढ़ा है। आप कुछ, अरे नोट्स है ना जब, तो कुछ आप केवल देखो, ये रहा सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। और बाद में कुछ चेंज किए तो फिर उसका नाम और बदल के रख दिया स्पाइस प्लस। क्यों? नाम नहीं बदलते तो फॉर्म नहीं बदलता, फॉर्म तो तब भी बदल जाता, लेकिन हमारी मिनिस्ट्रीज की आदत क्या हो गई है कि कुछ करे तो उसको पब्लिक को बताए कि हमने कुछ किया है। फॉर्म बदल दो, नाम क्यों बदलना था? स्पाइस नहीं तो उसको बोला था कि मिनिस्ट्रीज, मोदी जी को तो बता पाए देखो हम नई नई चीजें कर रही है। स्पाइस प्लस, ऐसा लग रहा है ओप्पो और वीवो के मोबाइल आ रहे हैं। अभी आगे भी किया है इन्होंने, ऐसा एक और फॉर्म में किया है। तो स्पाइस को बदल के फिर स्पाइस प्लस किया। आप बहुत बेसिक बात तो समझ चुके हो कि ये ऐसा फॉर्म है जहां से सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी काम की बात, स्पाइस जो है ना वेब फॉर्म है। ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सुनो, मुझे एक बात बताओ, आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो? कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो क्या? नहीं, सिलेबस कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ नहीं है, सिलेबस है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। फिर सेकंड पार्ट इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। अब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में क्या पढ़ना है? एलएलपी कैसे बनेगी, एचयूएफ कैसे बनेगी, पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनेगी, कंपनी कैसे बनेगी, एनबीएफसी कैसे बनेगी, स्टार्टअप कैसे बनेगी, इंडिया के बाहर कंपनी कैसे बनेगी, यही सब्जेक्ट है। तो जब ये पढ़ाएंगे कि कंपनी कैसे बनेगी, तो सब्जेक्ट भले ही सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, लेकिन रेफरेंस तो किसका आएगा? कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स का। सब्जेक्ट भले ही सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, लेकिन जब ये पढ़ाएंगे कि एलएलपी कैसे बनेगी, तो रेफरेंस किसका आएगा? एलएलपी एक्ट और एलएलपी रूल्स का। सब्जेक्ट भले ही सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, लेकिन जब ये पढ़ाएंगे कि एनबीएफसी कैसे बनेगी, तो रेफरेंस आएगा आरबीआई के रूल्स का। सब्जेक्ट भले ही सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, लेकिन जब ये पढ़ाएंगे कि इंडिया के बाहर बिजनेस कैसे चलाएंगे, तो रेफरेंस आएगा फेमा का। कुछ समझ रहे हो क्या? ये सब्जेक्ट अपने आप में कोई एक्ट है क्या? हाँ, ये सब्जेक्ट कोई एक्ट का नहीं है, सब्जेक्ट प्रोसीजर का है। कंपनी लॉ के नाम पर आप क्या पढ़ते हो? कंपनीज एक्ट 2013। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के नाम पर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एक्ट 2021 नहीं है। अलग अलग एंटिटी सेटअप कैसे करेंगे वो पढ़ाएंगे। तो जब ये पढ़ाएंगे कंपनी कैसे बनेगी, तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस नहीं बताएगा कंपनी कैसे बनेगी, वो कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट। वो अलग बात है, सब्जेक्ट में यहां पढ़ा रहे। क्लियर? तो मतलब ये जितना भी टॉपिक अगले 2-4 दिन चल रहा है, ये पूरा चैप्टर कौन से एक्ट का चल रहा है? कंपनीज एक्ट का।
तो ये सारे प्रोविजंस जो आप पढ़ रहे हो ये कंपनीज एक्ट और कंपनी रूल्स के पढ़ रहे हो, ठीक है। अब याद करो, कंपनी की आज की डेट में जितनी भी फाइलिंग होती है सारी फाइलिंग कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनिकली। और कहां जाकर होती है? यहां। कहां? mca.gov.in. What is this MCA? Ministry of Corporate Affairs which administer the Companies Act. तो सर हमको तो ऐसा पता था कि आरओसी में होती है, तो आरओसी तो एमसीए के ऑफिसर्स है ना। आरओसी क्या है? एमसीए का ही तो ऑफिस है आरओसी, जो हर स्टेट में बना हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पर अलग अलग आरओसी की अलग अलग वेबसाइट नहीं है कि एमपी में कंपनी बनानी तो एमपी आरओसी की अलग वेबसाइट पर जाओगे। कंपनी पूरे देश में कहीं भी बना लो इंडिया में, कौन सी वेबसाइट से बनेगी? एमसीए। कोई भी कंपनी का एनुअल रिटर्न फाइल हो रहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल की या राजस्थान की, एनुअल रिटर्न कौन सी वेबसाइट पर फाइल होगा? mca.gov.in पर। वो उनके आरओसी को अपने सिस्टम के थ्रू भेज देते हैं, आपको तो केवल उस पोर्टल पे जाके सबमिट करना है। तो आज की डेट में कोई भी फाइलिंग फिजिकल नहीं होती, सब सारी फाइलिंग कहां होती है? ऑनलाइन। कौन से पोर्टल पर? mca.gov.in। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ई फाइलिंग, ठीक है। अब ये एमसीए की वेबसाइट पर जो फॉर्म फाइल होते हैं ना, ये एमसीए की साइट पर जो फॉर्म फाइल होते हैं ये दो तरह से होते हैं। दो तरह के फॉर्म मिलेंगे एमसीए की साइट पर। एक होता है वेब फॉर्म और एक होते हैं डाउनलोडेबल फॉर्म। ये एसबीसी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ये हर जगह पूरे कंपनीज एक्ट के लिए समझ लेना। दो तरह के फॉर्म है एमसीए पर जो फाइल होते हैं, वेब और एक डाउनलोडेबल। 99% फॉर्म कैसे होते हैं? डाउनलोडेबल। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या पढ़ाना स्टार्ट किया शयान सर ने आपको? कंपनी लो स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी, जेआईजीएल पढ़ रहे हो बेटा, चलो कोई बात नहीं। अरे ये तो सबको पता है ना, हर कंपनी को हर साल अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब वो एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसके लिए एक फॉर्म है एमजीटी 7। अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है हर कंपनी को हर साल। अभी एमजीटी 7 कैसे फाइल होगा? तो आप mca.gov.in पर जाओगे, वहां mgt 7 फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म की लिस्ट में। mgt 7 को डाउनलोड करना, आपके सिस्टम में फॉर्म डाउनलोड होगा, वो पीडीएफ अपने सिस्टम में खोलना और अपने सिस्टम में उस पीडीएफ को फिल करना और फिर इस फॉर्म को सेव करना। तो ये आपने अपने सिस्टम पे फॉर्म भर लिया। सही बताऊं तो इस फॉर्म को और क्या कहते हैं? ऑफलाइन फॉर्म। आप बताओ अपने लैपटॉप पर तो आप रात को 12 बजे बिना इंटरनेट के भी फॉर्म भर सकते हो ना। लैपटॉप तो लैपटॉप है, सिस्टम तो सिस्टम है। भर लो वो फॉर्म, भरकर सेव कर लो। फिर एमसीए की वेबसाइट पर जाओ और उनसे बोलो कि हमें ये फॉर्म क्या करना है? अपलोड। तो वो बोलेंगे कौन सा फॉर्म? आप टिक करना mgt 7। वो बोलेंगे कहां सेव है? सब जानते हो आप ये तो। पाथ पर जाओगे, वहां क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, वो फॉर्म अपलोड हो जाएगा। आप चालान पे करो, फॉर्म फाइल हो जाएगा। तो ऐसे फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? डाउनलोडेबल फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म। 99% फॉर्म यही होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल फॉर्म होते हैं वेब फॉर्म, जिन्हें क्या कहा जाता है? ये फॉर्म डाउनलोड नहीं होते, इनको उनकी वेबसाइट पर जाकर वहीं के वहीं भरना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्शन गया तो फॉर्म गया, ये वहीं फाइल फिल होगा, ये डाउनलोड नहीं होगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वेब फॉर्म, ठीक है। वो बच्चे जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी मैं आपको वो पढ़ाऊं जो इस नोट्स में या किताब में लिखा हुआ नहीं है, तब ज्यादा अटेंटिवली सुनना। ये वो पढ़ाऊंगा जो कोई नहीं बता पाएगा। और दूसरी बात, ये वो चीज होगी जो सबसे ज्यादा काम आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे तब इससे बाहर जाके काम वो आना है। एग्जाम पास करने के लिए ये तो मैं पढ़ा ही दूंगा, बट जब मैं इसके बाहर का कुछ बताऊं ना, तब ढंग से अटेंटिवली सुनना। हक के साथ तो ठोक के कहता हूं कि कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि nobody is having that much experience that I am having। और इसको कोई एटीट्यूड माने, इसको कोई वो माने कि ऑब्सेस्ड है वो, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। मेरा तो एटीट्यूड है, क्योंकि यस मैंने अपने आप को झोंका है उसमें इतने सालों तक।
तो जब ये पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छे से पढ़ना, काम ये आएगा एक्चुअल लाइफ में। अब ये वेब फॉर्म डाउनलोडेबल ऑनलाइन ऑफलाइन, अब आप ऑफिस में जाओगे ना, बॉस आपसे कह देगा पहले दिन ट्रेनिंग के दिन कि वो स्पाइस डाउनलोड करो, भरना स्टार्ट करो। वो स्पाइस पे जाओ, भरना स्टार्ट करो। तो आपको तब दिमाग में होना चाहिए कि स्पाइस डाउनलोड नहीं होता, ये वहीं फील होगा। फिर आप उनसे 5 क्वेश्चन करोगे तो बॉस बोल देगा पागल है, तेरे को पढ़ा नहीं था कि स्पाइस वेब फॉर्म है? बोले क्या पता, हमने तो बोल दिया था वेब फॉर्म में होता होगा। वेब फॉर्म क्या होता है हमको क्या पता? दिमाग लगाओ, वेब फॉर्म है ना, डाउनलोड नहीं होगा, वहीं भरेगा, सिस्टम पर ही, ऑनलाइन ही, उनके पोर्टल पर। चलिए, तो स्पाइस क्या है? वेब फॉर्म है जिसमें कितनी सर्विसेज इंक्लूड है? सोचो, अभी तो मैंने तो 4-5 ही लिखी थी, अभी ओपन होगा ये टॉपिक, तब पता चलेगा कि स्पाइस ने क्या क्या जादूगरी की हुई है। 11 सर्विसेज है और इसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज की सर्विसेज है। एक तो मिनिस्ट्री कौन सी आएगी आप जानते हो? एक मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, क्योंकि वो तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगी। दूसरी मिनिस्ट्री कौन आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ये क्यों आएगी सर? अभी देखना क्यों आएगी, अभी आएंगे। पीएफ और ईएसआईसी के नंबर भी यहीं से मिलेंगे। और एक तीसरी मिनिस्ट्री कौन आई? 1 मिनट, कंपनी बनाने में फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या काम है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बोर्ड है विच इज कॉल्ड सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, और इसके अंडर में एक एक्ट चलता है, इनकम टैक्स एक्ट। फिर वही बात, कंपनी बनाने गए थे, इनकम टैक्स में कहां लटक गए? इनकम टैक्स के लिए चाहिए होता है, और स्पाइस का की जादूगरी ये है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही ऑटोमेटिकली पैन अलॉट हो जाएगा। पैन कार्ड के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना है। तो क्या बात कर रहे हो? अभी देखना, जिस दिन इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे ना, पेशेंस रखना बस 3-4 दिन का। दिमाग में रटवा दूंगा कि कंपनी बनती कैसे। 4 दिन दिमाग खोल के बैठना, बस ये सुनने के लिए रेडी रहना कि रियल लाइफ में कंपनियां बन कैसे रही हैं, तो मजा आएगा। और फिर ये तो आप लिख ही लोगे। जिस दिन हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे ना, उस दिन आपको ये समझाऊंगा कि जिस प्रोसेस में आज से 4 साल पहले 4 महीने लग जाते थे, वो प्रोसेस अब 5 दिन में हो सकती है। आज से 3-4 साल पहले जो काम करने में किसी जमाने में 3-4 महीने लगते थे, वो काम आज की डेट में 8 दिन में हो सकता है। सर मतलब इतने सारे काम इस फॉर्म से होंगे जिनके लिए पहले महीनों लग जाते थे। एक तो अभी बता देता हूं, पहले कंपनी बनती थी ना, तो केवल कंपनी बनती थी। फिर कंपनी बनाकर सबसे पहला काम करना होता था, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो। कम से कम 15 दिन लगते थे पैन कार्ड आने में। फिर वो पैन कार्ड का अप्लाई करने के बाद आपको कंपलसरीली बैंक अकाउंट खुलवाना होता था। बैंक अकाउंट बिना पैन कार्ड के नहीं खुलता। अब बैंक अकाउंट खुलने में लगेंगे 8-10 दिन, और एसबीआई में चले गए तो लगता है आप खत्म हो जाओ पर अकाउंट चालू ना हो। बैंक अकाउंट खुलने में लगेंगे 8 दिन। इसके बाद जब बैंक अकाउंट आ जाए, पैन कार्ड आ जाए, तब अप्लाई होता था जीएसटी नंबर के लिए, और जीएसटी नंबर में लगते थे कम से कम 8-10 दिन। अभी तो मैंने केवल 3 नाम बोले, ऐसा सोच लो इन्होंने 11 सर्विस लिखी हुई है। 1 महीना कम से कम लग जाता था कंपनी बनने के बाद जीएसटी नंबर आने में। आज की डेट में जिस दिन कंपनी बनकर आएगी ना, पैन कार्ड भी हाथों हाथ मिलेगा, बैंक अकाउंट अभी के अभी मिलेगा, जीएसटी नंबर अभी के अभी मिलेगा इंस्टेंट। यह है स्पाइस। अब आप कह रहे हो ये क्या जादूगरी है? कोई जादूगरी नहीं है, आप डबल ईटी भूल रहे हो। डबल ईटी बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट, चैप्टर का नाम भी बिजनेस एनवायरनमेंट, टॉपिक का नाम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भूल रहे हो आप। और याद करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग किसी जमाने में क्या थी और अब हम कहां हैं। और याद करो, उस रैंकिंग में 10 फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जिसमें एक फैक्टर होता है स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, जिसमें हम पहले बहुत पीछे थे, आज बहुत आगे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? स्पाइस प्लस का। 4 महीने जिसमें लगते थे ना किसी जमाने में, और ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हाइपोथेटिकली आपको बोल रहा हूं, हमने 4 महीने ही लगाए हैं किसी जमाने में कंपनी के सब कामों को करने में। आज वो 8 दिन में हो सकते हैं। और ये 8 दिन मैक्सिमम बता रहा हूं,
आज की डेट में अगर आप काबिल हो 24 घंटे में कंपनी बन सकती है। यही मैं बार बार कहता हूं, अनपढ़ व्यक्ति के राज में देश जो चल रहा है ना, आप बोल दो उसको अनपढ़ है, गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, मोदी जी के पास क्या डिग्री है, पीएम बनने की कोई डिग्री होती नहीं पहली बात तो। पर इस अनपढ़ व्यक्ति के राज में जो चल रहा है ना, वो देखकर पढ़े लिखों को शर्म आनी चाहिए कि हमने देश कैसे चलाया है। 4 महीने और 4 दिन, ये बहुत सब्सटेंशियल गैप होता है। वो वर्ल्ड बैंक जो किसी जमाने में कहती थी कि 190 देशों में 121वें नंबर पे भारत आता है, मतलब दूसरे 120 देश हमसे ऊपर है जहां बिजनेस करना हमसे आसान है। आज हम 63rd नंबर पर आते हैं। किस बीच का गैप है ये? 2018 से 2016 से 2020 का गैप है ये। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पाइस प्लस का। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस बहुत आसान कर दिया हमने, और अभी भी इतना बहुत आसान नहीं, हमारी रैंकिंग 62 है, 63rd है। आप सोचो न्यूजीलैंड में क्या चलता होगा, वो कंट्री जो नंबर 1 पे, उनमें क्या होता होगा। पर हमारा देश चूंकि बहुत बड़ा है, फ्रॉड के चांसेस बहुत हैं, यहाँ पब्लिक बहुत है, इतने हमारे पास संसाधन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, हम कभी नंबर 1 पे पहुंच भी नहीं पाएंगे। हम जहां हैं वहां आज की डेट में हिस्ट्री के परफेक्ट नंबर पर हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पाइस प्लस का। 11 सर्विसेज इंक्लूड है 3 मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और 3 स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें साथ में इंक्लूड है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। ये क्यों आ गए बीच में नाम, पढ़ेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, अभी तो इसको इग्नोर करो। और देखो लास्ट लाइन क्या लिख रही है, स्पाइस प्लस इज पार्ट ऑफ, ये मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा था। स्पाइस प्लस क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? वेरियस इनिशिएटिव एंड कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसलिए लाए इसको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर लाए स्पाइस प्लस। क्या है स्पाइस प्लस? सेकंड पैराग्राफ अभी काम का नहीं। स्पाइस प्लस का फुल फॉर्म बता रहे हैं बस, और ये बता रहे हैं कि स्पाइस प्लस का एक और नाम है आईएनसी 32। अब याद करो आईएनसी क्या है, याद क्या, समझ लो इसको। कंपनीज एक्ट के सारे फॉर्म ऐसे ही चलते हैं। कंपनीज एक्ट कहां से आ गया? अभी अभी बोला था, भले ही सब्जेक्ट ये चल रहा है लेकिन इनकॉर्पोरेट कंपनी हो रही है तो कंपनीज एक्ट तो रूल ही चलेंगे। कंपनीज एक्ट के नाम ऐसे ही चलते हैं। डायरेक्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्म होंगे उनके नाम होंगे डीआईआर से रिलेटेड। हाँ, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्म होंगे सबके नाम है आईएनसी से रिलेटेड। चार्ज से रिलेटेड जितने भी फॉर्म होंगे वे स्टार्ट होंगे सीएचजी से। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स होंगे वो सब स्टार्ट होंगे एमजीटी से। ये तरीके हैं हमारे। तो स्पाइस प्लस का एक्चुअल नाम क्या है? आईएनसी 32। ठीक है, ऑल राइट। अब सबसे पहले मैं स्पाइस प्लस की सर्विसेज गिनवाता हूं आपको। स्पाइस प्लस से क्या क्या होगा, 1 बाय 1 पढ़ते चलते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा स्पाइस प्लस से? नेम रिजर्वेशन। किसी को पता ही क्या होता है? पता ही क्या होता है? आप अपने मन मर्जी पड़े उस नाम से कंपनी नहीं बना सकते हो, मर्जी पड़े उस नाम से प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हो, मर्जी पड़े उस नाम से कंपनी नहीं बना सकते। रीजन, एक नाम से 2 कंपनी नहीं बन सकती। दिस इज द सिंपल रीजन। ऑलराइट, एक नाम से 2 कंपनी नहीं बनाने देते। एम्बिग्यूटी होगी ना, कंफ्यूजन होगा, फ्रॉड होंगे फिर। तो इसीलिए कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस 2 टियर है। 2 टियर क्यों है? पहले क्या करवाओ? नेम अप्रूव करवाओ, और नेम अप्रूव हो जाए उसके बाद क्या करवाने आना? इनकॉर्पोरेशन। दिस इज 2 टियर प्रोसेस। अब स्पाइस प्लस हमें देता है 2 ऑप्शन। जितना अटेंटिवली और पेशेंस के साथ सुनोगे उतना ही मजा आएगा। स्पाइस प्लस ऑप्शन देता है 2।
पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, पहले नेम रिजर्व करवा लो, फर्स्ट स्टेप नेम रिजर्व करवा लो, फिर दूसरी स्टेप बाद में क्या करवा लेना, इनकॉर्पोरेशन। क्या कुछ समझकर मुझे ऑप्शन नंबर 2 बता सकते हो क्या? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? पहले इनकॉर्पोरेशन करवा लो फिर नेम अप्रूव करवा लेना। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 है नेम प्लस इनकॉर्पोरेशन दोनों एक साथ करवा लो। ये क्या नया नाटक है? किसको करवाने की जरूरत है नेम अप्रूव? जिसको कंफ्यूजन लग रहा है कि यार कहीं ये नाम मिलता जुलता तो नहीं है, जिसको डाउट है कि इस नाम से कम जो दूसरी कंपनियां अटका देंगे इस नाम को, वो क्या करें, पहले नेम अप्रूव करवा ले फिर इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट साइन फाइल करें। जिसको कॉन्फिडेंट है कि इतना अंट शंट नाम लाया हूं, इतना रैंडम नाम ढूंढ के लाया हूं जो किसी ने आज तक नहीं रखा, तो ये नाम किसी ने रखा ही नहीं, इस नाम में किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता, इस नाम से कभी कोई कंपनी बनी नहीं, तो बताओ तुम 2-3 दिन टाइम खराब करवाओगे क्या उनके नेम अप्रूवल में? तो अगर आपको इतना भी टाइम खराब नहीं करना तो पूरा स्पाइस प्लस एक साथ ही भर दो कि ये रहा नाम और ये रहे डॉक्यूमेंट इस नाम से। इस नाम को तुम रिजेक्ट करोगे ही नहीं तो ये अप्रूव कर देना, डॉक्यूमेंट कंपनी बन जाएगी। वो लोग जो इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतने एक्सपर्ट हैं कि वो नाम अप्रूव होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, 24 घंटे में कंपनी बना सकते हैं, हमने बनवाई है। आज फाइल करो, कल नहीं तो परसों तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्लस पैन कार्ड प्लस 10 कार्ड सब आ जाता है। यह है देश आज की डेट में। नेम और इनकॉर्पोरेशन आप चाहो तो एक साथ करवा सकते हो। अब मेरा एक डाउट है, बताओ इन दोनों ऑप्शन में से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 1। फास्ट रूट कौन सा है और सेफ रूट कौन सा है? सेफ। क्या? फर्स्ट। क्यों? सर्वन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना नेतागिरी में तुम्हारी। नेम कर लो, यही नाम है और ये ले इनकॉर्पोरेशन, और अगर उसने नेम रिजेक्ट कर दिया तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेस्ट। अरे हाँ ना, आपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे होंगे, सब वेस्ट है। कितने ऑप्शन है आपके पास? 2। आप जो चाहें वो ऑप्शन ऑप्ट करें, पर मेरा एक क्वेश्चन है अब आपसे, क्या स्पाइस के थ्रू डायरेक्ट नेम अप्रूव हो सकता है? क्या इनकॉर्पोरेशन के टाइम नेम भी अप्रूव करवा सकते हो? हां, लेकिन अगर आप चाहो तो जल्दी बताओ, पहले नेम अप्रूव करवाओ फिर इनकॉर्पोरेशन करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। मैं मान लू क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नहीं वो भी सुन लो आप। अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैं तो आपसे हमेशा बोलूंगा मुझसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछो। सुनो, स्पाइस प्लस फॉर्म के 2 पार्ट हैं। कभी आगे जाके डिस्कस होता, अभी कर लो। स्पाइस प्लस फॉर्म कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट, एयर पार्ट। अब ये क्या 2 पार्ट है? बस वही जो अभी डिस्कस कर रहे थे वही 2 पार्ट है। क्या ये नेम के लिए है और ये इनकॉर्पोरेशन के लिए? समझ कर पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा, चीजें रट जाएंगी, याद होना छोटी मोटी बात रट जाएंगी चीजें ये वाली। तो पार्ट 1 क्या है? नेम के लिए यूज होता है, नेम रिजर्वेशन के लिए। और पार्ट 2 पार्ट बी क्या है? इनकॉर्पोरेशन। डाउट नंबर, अब मेरा डाउट है, बताओ अगर ऑप्शन नंबर 1 से जा रहे हो तो क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 1 क्या था? तो बताओ ऑप्शन नंबर 1 से जा रहे हो तो क्या करोगे? बस केवल स्पाइस प्लस पार्ट ए भर के फाइल कर देंगे, फिर जब ये अप्रूव हो जाएगा ना तब पार्ट बी भरेंगे। और अगर टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते हो
तो एक साथ पार्ट ए और बी फाइल कर दो। अगर नाम अप्रूव हो गया और इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट ठीक निकले, एक साथ नाम भी आएगा, कंपनी भी बन के आएगी। फिर पूछ रहा हूं, विच रूट इज फास्टर? ऑप्शन 2, बट विच इज सेफर? पक्का ये भी क्लियर है? चलिए, तो अब वापस आ जाते हैं। स्पाइस के थ्रू क्या बोल सकते हो, नाम भी स्पाइस के थ्रू ले सकते हो, बोले इनकॉर्पोरेशन के साथ नाम अप्रूव करवा लो। दूसरा और क्या हो जाएगा इसके थ्रू? इनकॉर्पोरेशन। यहां तक भी क्लियर है? चलिए अब तीसरी बात समझते हैं। ये दिन क्या होता है भैया? ओ नालायकों, डबल ईटी से आए हो सब। एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री तो होती नहीं, बीकॉम वाली होती है बस। डिन क्या होता है? डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन क्या होता है? ये कंपनी में डायरेक्टर बनना हो तो डिन लेना कंपलसरी है। डायरेक्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कौन से नंबर से जानती है? सुनो भैया, इंडिया में एक सिस्टम है, हर अथॉरिटी जिससे भी आपको काम पड़ रहा है वो अथॉरिटी आपको एक सेपरेट नंबर से ही जानती है। इनकम टैक्स वाले आपको नाम से जानते हैं क्या? कहीं से जानते हैं? पेन से, परमानेंट अकाउंट नंबर। जीएसटी वाले आपको किस नाम से जानते हैं? जीएसटीआईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर अथॉरिटी आपको एक नंबर देगी, वो उससे ही जानते हैं, आपके नाम से आपको कोई नहीं जानता है। वैसे ही डायरेक्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर किससे जानता है? डिन से। तो हर डायरेक्टर के पास क्या होना जरूरी है? डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन देता है? एमसीए। बिना इसके डायरेक्टर बन सकता हूं क्या? नहीं। डिन कैसे मिलता है? तो डिन लेने के लिए एक फॉर्म भरना होता है। कौन सा? DIR3। मैंने बोला डायरेक्टर से रिलेटेड फॉर्म DIR3, DIR में लिखे हुए हैं। तो डिन लेने के लिए क्या लिखना पड़ता है? DIR3, ये भरना पड़ता है। इसमें क्या लगेगा? एप्लीकेंट का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। कंपलसरीली क्या लगता है? पैन कार्ड। अरे वो आपको जानना ही चाहते हैं ना, तो सही बताऊं तो केवाईसी हो रही है आपकी। कौन हो तुम? हमको सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दो तो डिन अलॉट कर देंगे, फिर तुमको इसी नंबर से जानेंगे। ऐसा क्यों करती है वो? इसलिए करते हैं कि अगर पता लगाना हो ये व्यक्ति कितनी कंपनी में डायरेक्टर है, डिन डालेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल देंगे। इसलिए करते हैं। आपका नाम का ढूंढने बैठेंगे और आपके नाम के तो 25 लोग हो सकते हैं, एक डिन डालेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल के दे देगा एमसी है। किसी दिन निकाल के बताता हूं आपको। देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके डायरेक्टर्स की डिटेल, ये इतने लोग इसमें डायरेक्टर हैं। एक पक्का नाम आना है जिसको आप जानते हो। किसका नाम आना है? बहुत बढ़िया। तो ये देखो, मुकेश धीरूभाई अंबानी मिला पॉइंट तीसरे नंबर पे। ये देखो इनका डिन लिखा हुआ है 00000165 मिला, लिखा हुआ है डिन। इस डिन पे क्लिक करूं? अरे ये वेबसाइट का बहुत नाटक है। गई। इतनी देरी चलती है ये एमसीए का पोर्टल। मैं बता रहा हूं, वो जो डिन पे मैंने क्लिक, ये देखो वेबसाइट एमसीए की, आना मोदी जी को है। ना ये इसके मिनिस्टर है, ना इनका इससे कोई लेना देना है। ये सलाम मोदी जी, वेबसाइट तो चला हुआ, ये चल नहीं रही है। चलते चलते आप दिख जाते हो, नहीं चलती हो गालियां आपको ही पड़ती जबरन में।
वो जो दिन है ना, अरे यार मोदी जी मान जाओ मोदी जी, वो जो दिन है ना, उस दिन पर अगर आप क्लिक करोगे ना, मैं करके बताता हूं आपको, लिस्ट मिल जाएगी कि ये व्यक्ति और किन किन कंपनी में डायरेक्टर है, तब आपको दिन की वैल्यू समझ में आएगी। कोई सी भी निकाल लो इनकी। नहीं चलेगा, पोर्टल ही खत्म है इनका। चलो, तो वो दिन पे क्लिक करो, आपको ये बता देगा एमसीए का पोर्टल कि ये कौन कौन सी और कंपनियों में डायरेक्टर है, ये दिन की वैल्यू है, ये दिन का रेलिवेंस है। अब दिन कैसे मिलता है? एक फॉर्म भरना पड़ता है, DIR3, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड सब लगेंगे, पैन कार्ड, फोटोग्राफ सब इस फॉर्म में लगेगा। उसके बाद दो लोगों के सिग्नेचर लगेंगे। अब दो लोग कौन हो गए? एक तो कौन हो गया जिसको डिन चाहिए, और एक होगा कोई सीए या सीएस। ये कहां से आ गया? इसका क्या काम? आप सुनो काम की बात। DIR3 अगेन डाउनलोडेबल फॉर्म है, डाउनलोड करके भरो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, अटैच करो उस फॉर्म में और चल जाओ वापस की अपलोड करना है। अब जैसे ही आप अपलोड करोगे 500 रुपए का चालान क्रिएट होगा, वो 500 रुपए लगेंगे डिन लेने के लिए। वो चालान जमा करवाओ, उधर फॉर्म अपलोड, इधर विद इन द सेकंड आपको मेल आ जाएगा कि ये रहा तुम्हारा डिन। इधर चालान क्रिएट होगा, उधर DIR3 फॉर्म फाइल हुआ, इधर डिन जनरेट हुआ। चालान में डिन लिखा हुआ है। आपको डाउट आएगा, ये तो मजे हो गए, ये तो बेवकूफ लोग हैं, बिना चेक किए डिन दे दिया। मैं किसी के भी डॉक्यूमेंट लगा दूं और डिन ले लूं खुद के लिए, नाम मेरा लिखूं, डॉक्यूमेंट किसी और के लगा दूं, डिन आ गया। कोई चेक ही नहीं कर रहा, कर लिया किसी ने चेक, देखो किसने किया है। ये सीए या सीएस जो साइन कर रहा है ना, ये लिख रहा है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट देख लिए, सब बिल्कुल परफेक्ट है, इसको डिन दे दो। कौन कह रहा है ये? और अगर इन डॉक्यूमेंट में कुछ बाद में गलत निकला तो ये गया जिसने सीएस ने साइन किए। तो इस डिन के फॉर्म में सर्टिफिकेशन लगता है किसका? प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएस का। प्रैक्टिस समझते हो अब तो? ठीक है, तो किसी प्रैक्टिसिंग सीए या सीएस का सर्टिफिकेशन लगेगा। आप एक बात सोचकर देखो, जब फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या आपको लगता है सिग्नेचर फिजिकल होते होंगे? हाँ, जितने भी एमसीए के फॉर्म है ना, चूंकि सब इलेक्ट्रॉनिक हैं, इसलिए जब जब सिग्नेचर लगेगा तो वो सिग्नेचर भी कौन सा लगेगा? डिजिटल। इसलिए उन सिग्नेचर्स को क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। अब ये क्या नई बला है? तो सुनो, डिन लेने के पहले डीएससी लेनी पड़ती है। सर ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है? चालू हुआ है भी दुख। डिन लेने के पहले क्या लेनी पड़ती है? नाउ व्हाट इज दिस डीएससी? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये क्या है? अरे फॉर्म पर आप फिजिकल साइन नहीं करोगे पेपर जैसे, तो कैसे साइन करेंगे? फॉर्म पर डिजिटल साइन करेंगे। तो डिजिटल साइन कैसे होते हैं? उसके लिए सरकार ने दूसरी अथॉरिटीज बना रखी हैं। पहले आपको उनके पास अप्लाई करके क्या लेना पड़ेगा? डीएससी।
उन अथॉरिटीज को कहते हैं सीए, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज फॉर द डिजिटल सिग्नेचर। इन लोगों के पास जाओ, बहुत सारी एजेंसियां भरी पड़ी हैं, इन लोगों के पास जाओ, अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दो, प्रूव करो कि मैं ही व्यक्ति हूं, ये आपकी डिटेल एनक्रिप्ट कर लेंगे। समझते हो कि शायद सॉफ्टवेयर कितनी लैंग्वेज, तो आप आपकी डिटेल एनक्रिप्ट कर लेंगे, वो एनक्रिप्टेड डिटेल एक पेन ड्राइव जैसी चीज में भर देंगे और दे देंगे कि ये रहा आपका डिजिटल सिग्नेचर। अब आप क्या करोगे, जब भी कोई फॉर्म में आपसे बोले कि लगाओ तुम्हारा डिजिटल सिग्नेचर, तो जो आपके लैपटॉप में यूएसबी लगाने की जगह है वहां वो पेन ड्राइव लगाना डिजिटल सिग्नेचर वाली, तो ऑटोमेटिकली वो यूएसबी से वो आपका फॉर्म पकड़ लेगा कि अच्छा रोहित खंडेलवाल हो तुम, मैं बोलूंगा हाँ, बोले आपका डिजिटल सिग्नेचर है, मैं बोलूंगा हाँ, वो लाओ पासवर्ड लाओ, मैं पासवर्ड डालूंगा, मान लिया जाएगा कि मेरे क्या हो चुके हैं, साइन, दिस इज डिजिटल सिग्नेचर। फिजिकल हो रहे हैं क्या साइन? कोई नहीं होगा। सारे साइन कैसे होते हैं? तो आज की डेट में हर सीएस का क्या बना हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर, उसके बिना साइन हो ही नहीं सकते, सबको बनवाना पड़ता है। तो इस फॉर्म पर दो दो लोगों की डीएससी लगेगी, किस किस की, प्रैक्टिसिंग सीए या सीएस की और एप्लीकेंट की, और साथ में 500 रुपए का क्या लगेगा, चालान। तब जाकर क्या मिलेगा, डेन, तब जाके मिलेगा डेन। हां, एक व्यक्ति एक से ज्यादा दिन ले सकता है क्या? तो फिर किसी दूसरे सीएस से सर्टिफिकेशन करवाएगा ना? बिल्कुल नहीं। चाय के ठेले वाला पास में खड़े हुए गन्ने के रस वाले का गन्ने का रस पीता रहता है, और वो गन्ने का जूस वाला कॉफी पीता रहता है, उसका खड़ा होके खुद की दुकान का खुद सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे करवाना है तो किसी और का सर्टिफिकेशन लगेगा। हां सुनो, ये डीआईआर कहां से आ गया? हम तो कंपनी बनाने चले थे। ये बात तो आप ही बताओगे यार, डिन का नाटक कहां से आ गया? हम तो कंपनी बनाने गए थे। सर कंपनी में डायरेक्टर चाहिए ना, कितने, क्या पता कितने। ओ नालायकों, ओपीसी है तो मिनिमम 1, प्राइवेट है तो मिनिमम 2, पब्लिक है तो मिनिमम 3। डायरेक्टर, शेयर होल्डर, ओपीसी है तो केवल 1, प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो 7। यार जिस हिसाब से तुमने ये आंसर नहीं दिया, मेरे को वास्तव में पढ़ाना चाहिए वो प्राइवेट क्या होती है, पब्लिक क्या होती है। भगवान बचाए श्रेयांश सर को, गॉड ब्लेस हिम। तो हाँ भाई, नहीं अगर क्यों बोल रहा है, ऐसा बोल कि सर जब मैं सीएस बन जाऊंगा, हाँ बन सकता है ना, क्या दिक्कत क्या है? क्या होता है कि तू सीएस बनेगा, सीएस बन के बोलेगा प्रैक्टिस करूंगा, तो जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो उसके अलावा कोई और काम ऑफिशियली नहीं कर सकते। अब डायरेक्टर तो फुल टाइम जॉब होता है, तो फिर तू किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता, नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट तो बन सकता है। अब इन सबकी कंसल्टेंसी देने के हम पैसे चार्ज करते, तेरे को फ्री में दे रहा हूं, कौन सा नहीं बन सकता? एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट तो बन सकते हैं, पर किसी भी तरह का डायरेक्टर बन, पहले क्या चाहिए, दिन। कई सीएस हैं, मैं बताऊं, कई सीएस हैं, उनकी डेजिग्नेशन का नाम बताता हूं, कंपनी सेक्रेटरी, सॉरी कंप्लायंस ऑफिसर एंड डायरेक्टर लीगल। डायरेक्टर लीगल, अब सुन, ये वो व्यक्ति है जो प्रैक्टिस में नहीं है, ये तो जॉब कर रहा है, और जॉब करते करते उसको कंपनी ने डेजिग्नेशन कितनी दे दी, 2, कंप्लायंस ऑफिसर भी है और डायरेक्टर भी है। डायरेक्टर लीगल, लीगल डिपार्टमेंट का हेड है बोले हमारा। कई सीएस उनकी डेजिग्नेशन ही है, डायरेक्टर बने हुए बड़ी बड़ी कंपनियों में, लीगल डिपार्टमेंट हेड है डायरेक्टर लीगल, तो वो तो डायरेक्टर नॉर्मल भी बन सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिसिंग है तो प्रैक्टिस करते करते तुम किसी कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते, एमडी, डब्ल्यूटीडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट बन सकते हो तरीके से, पर इंडिपेंडेंट भी बनना है तो भी दिन तो चाहिए। तो डाउट, कहानी कहां से चालू हुई थी, कंपनी बनानी है,
कंपनी बनाते बनाते कहां आ गए? डिन पे। डिन क्यों चाहिए? कंपनी बनाने के लिए मिनिमम डायरेक्टर चाहिए, और डायरेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? डिन। तो जितने भी लोगों के नाम में लिख रहे हो ना स्पाइस प्लस में कि 2 डायरेक्टर है, उनके क्या बताओ? डिन बताओ, तो डायरेक्टर बनाएंगे उनको। ठीक। अब सोचो स्पाइस के पहले क्या होता होगा? यही होता होगा जो अभी मैं पढ़ा रहा था, स्पाइस प्लस बाद में भरना, इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म बाद में भरना, पहले इन दोनों का DIR 3 भरो, DIR 3 भर के डिन लाओ, और उस इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में डिन भरो ले जाके, तब इनको डायरेक्टर बनने देंगे। स्पाइस ने कहा कोई जरूरत नहीं डिन लेने की, स्पाइस के साथ में डॉक्यूमेंट अटैच कर दो, हम इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही डिन दे देंगे। अब जाकर आपको समझ में आएगा स्पाइस प्लस क्या है। ऐसी 11 बताऊंगा, इन्होंने बोला 11 सर्विसेज इंक्लूड किया, अभी तीसरी पर आए। नेम यहां से, पहला नेम यहां से, इनकॉर्पोरेशन यहां से, ये कह रहे हैं डिन भी इसी के थ्रू दे देंगे। मतलब संघ से सोचो, तुम्हारे तो 1000 रुपए बच गए ना। अरे 1000 तो बच ही गए, चालान के पैसे थोड़ी लगेंगे इसमें अलग से, 1000 तो बच ही गए। इतना टाइम और बच गया कि 2-3 दिन तो डिन लाने में लगा देते, फॉर्म भरते, अप्लाई करते, ये फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पर ही आपको डिन भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा सर? मैं बताता हूं। स्पाइस प्लस भरने गए, उसने पूछा 2 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, आपने बोला ये रमेश भी डायरेक्टर बनेगा, सुरेश भी डायरेक्टर बनेगा। वो बोलेंगे रमेश के आगे, बोले रमेश के बाद डिन है क्या? आप बोलोगे हाँ है, तो बोलेगा डिन लिख, तो क्या बोलेगा? डिन लिखो, इसका डिन है तो। और आपने जैसे टिक किया कि रमेश और सुरेश दोनों के पास ही डिन नहीं है, तो फिर वो बोलेंगे कि इनके डिन के डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ में अटैच कर देना। मतलब क्या कह रहे हैं? हम इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे खुद दे देंगे, तुम अलग से अप्लाई मत करो। इज दिस क्लियर? और डिन भी कहां से मिलता है? हाँ, इन सबकी लिमिट से, लिमिट भी बढ़ाऊंगा एक दिन कि कितने लोगों के डिन मिल जाएंगे, पूरी बारात नहीं निकालेंगे यहां से, करेंगे सारी बातें। डिन का अलॉटमेंट भी आपको स्पाइस प्लस से मिलेगा। आगे बढ़ते रहो, नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ लो। पैन कार्ड इनकॉर्पोरेशन पे मिल जाएगा, वरना पहले इनकॉर्पोरेशन करो, फिर सर्टिफिकेट आए इनकॉर्पोरेशन का, फिर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो, 10-15 दिन तो पैन कार्ड आने में लगते हैं। अब सोचो, मैं फिर पूछ रहा हूं, सोच कर देखना, स्पाइस प्लस कौन सी वेबसाइट पे फाइल कर रहे हो? MCA। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसकी हैसियत कितनी है? कंपनी बनाने की। पैन कार्ड कौन अलॉट करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब मिनिस्ट्री तो अलग अलग है, एक ही डॉक्यूमेंट से सब काम कैसे हो रहा है? तो सोचो ना कैसे हो रहा होगा। ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे यहां जमा करवा दिए इन्होंने, तुम देख चेक कर लो सब कुछ ठीक है क्या, और तुमने डिसाइड कर लिया अगर कि कंपनी बनाने लायक है, सब डॉक्यूमेंट आ गए, तो यही डिटेल तुम ही उठाकर किसको दे दो यार? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। तुम्हारी सरकार की मिनिस्ट्री ना, एक मिनिस्ट्री तुम और दूसरी मिनिस्ट्री में, तुम उनको डॉक्यूमेंट दे दो, उनसे बोलो कल के कल इसको पैन अलॉट करें, हमको इसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देना है। ये हो गया है। उन्होंने सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया है कि जैसे ही MCA वाले अप्रूव करेंगे कि कंपनी बन गई, हाथों हाथ ये डेटा किसके पास जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, और वो इंस्टेंटली इसे पैन अलॉट करेंगे और इनके सिस्टम पर अपडेट हो जाएगा। ये देश है इस समय का। नेम, इनकॉर्पोरेशन, डिन, पैन, यहां तक तो हो गए। अब एक तीसरी मिनिस्ट्री का नाम पढ़ा देता हूं। लेबर मिनिस्ट्री थी, तो सुनो, आपको PF और ESIC का नंबर भी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही मिलेगा। ये PF क्या होता है? प्रोविडेंट। अच्छा, टाइम हो गया क्या? PF होता है प्रोविडेंट फंड। अब आप सोचो, एक लेक्चर खत्म हो चुका, अभी हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ना हमने चालू नहीं किया और करेंगे भी नहीं। ये इनकॉर्पोरेशन ही चल रहा है। चीजें समझो बस कि हो क्या रही हैं। जिस दिन एग्जीक्यूटिव पास करके ट्रेनिंग करने जाओगे, पहले दिन जब ये देखोगे, दुआएं दोगे कि ये जो सब दिख रहा है ना आज, ये सब हमको मतलब दिमाग में पता है सबकॉन्शियसली क्या ऐसे ही होता है ये सब्जेक्ट का ही पार्ट, लेकिन हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं रियल एंगल से कि चल क्या रही है चीजें। वी विल टेक अराउंड 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस पार्ट कि अल्टीमेटली कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। तो अभी तो इतना ही, अभी बहुत कुछ बाकी है स्पाइस प्लस को समझने में।
तो अभी आज के लिए यही 4 काम ही पड़े, नेम, इनकॉर्पोरेशन, डिन और पेन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं कल। थैंक यू सो मच। कल आंसर दूंगा इसका कि एमसीए आरओसी कर रहा है, कौन कर रहा है, कल आंसर दूंगा, डोंट वरी।